Hello everyone, welcome to my channel Dot to Study. So today I'm here with the most awaited video, that is one short series for water resources. आप लोगों मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने 3 चैप्टर्स को रेकमेंड किया था और उसमें से आप सब जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स था वाटर रिसोर्सेज के लिए था, इसलिए आज हम कवर करेंगे वाटर रिसोर्सेज को बस एक ही वीडियो में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, हियर आई हैव अ पेपर विथ मी. सी, just this much is in this paper I have completed the whole chapter, that is water resources. So while listening to me, if you wish, then you can make your own notes so that it becomes very easier, such micro notes, so that it becomes very easier for you to understand. Now if you tell to share this note, then it's of no use because you'll not be able to understand anything. The thing that I have written can only be understood by me. Okay, so वैसे ही आप भी अपना खुद का माइक्रो नोट्स बनाएं ताकि आपको आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, आपको अच्छे से याद रुक जाए और वो नोट्स आप जैसे ही देख लेंगे आपको सब कुछ फिर से जल्दी जल्दी रिकॉल हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चैप्टर इज वाटर रिसोर्सेज. तो इसमें इस वीडियो में मैं बस वही टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी जो इम्पोर्टेंट है. ओके, और अगर आप एक बिगिनर हैं, जस्ट अभी क्लास 10th में आए हैं, देन यू शुड नॉट वॉच दिस वीडियो, रादर यू शुड वॉच द वीडियोस दैट हैव अपलोडेड प्रीवियसली. ओके, मतलब उसमें आई थिंक 3-4 पार्ट्स है वो ये चैप्टर को वाटर रिसोर्सेज का, जिसमें मैं सब कुछ डिटेल में समझाई हूँ. ओके, इसमें हम बस वही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है. तो ये वीडियोस वो सब देख सकते हैं जो आइदर एक बार वाटर रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं या फिर जो अभी ही रिसेंटली एग्जाम लिखने जा रहे हैं. ओके, अगर आप एक बार वाटर रिसोर्स पढ़ चुके हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, इफ यू टॉक अबाउट वाटर रिसोर्सेज, देन 97% ऑफ वाटर इज इन oceans. Okay, 97% water oceans में है. मतलब कि it is unsuitable for drinking because it's saline, isn't it? Now talking about the rest 3%. Rest 3% मतलब potable water है, isn't it? इनमें से इससे 2.3% जो है वो polar ice caps में है. Okay, understood? Polar ice caps में ये 2.3% है. नाउ रेस्ट दैट इज 0.7% जो है वो हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल है, बट इसमें से भी 0.66 वाटर% ग्राउंड वाटर है और 0.03% सरफेस वाटर है. ओके, अंडरस्टूड? तो इसमें से 0.66% ग्राउंड वाटर है और 0.03% सरफेस वाटर है. नाउ ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, ये इसका मतलब क्या है? ओके, सो सी, ग्राउंड वाटर मतलब आफ्टर प्रेसिपिटेशन, मतलब कि बारिश होने के बाद जो वाटर सरफेस के मतलब सॉइल के थ्रू नीचे पर्कुलेट हो जाता है और कलेक्ट हो जाता है, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. बट सरफेस वाटर जो लैंड में ही बहता रहता है, लाइक रिवर्स, स्ट्रीम्स, वो सब जो वाटर है वो सरफेस वाटर है. ओके, अब ग्राउंड वाटर में एक स्पेशल टर्म आप सुन सकते हैं जो कि है एक्विफर. एक्विफर क्या है? सी, एक्विफर में वो एक ऐसा जगह होता है ग्राउंड के अंदर, ओके, अंडर द ग्राउंड और बिलो इनसाइड द अर्थ सरफेस इज अ प्लेस where the water is concentrated. मतलब वो जगह में वाटर होता है और अगर आप उस जगह तक ड्रिल करेंगे, डग करेंगे, देन आपको वाटर तुरंत मिलेगा. ओके, सो ऐसे ही एक्विफर से बहुत सारे वेल्स, ट्यूबवेल्स सब खोदा जाता है और पानी देते हैं, isn't it? तो ये है एक्विफर. ओके, सो एक्विफर क्या है? एक ऐसा स्ट्रीम है जो अंडरग्राउंड में होता है जिसमें वाटर रहता है और उसमें से हमें रेडीली वाटर मिल सकता है. दैट इज इट कैन ट्रांसमिट वाटर रेडीली. अंडरस्टूड?
और सरफेस वाटर आप सब जानते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, सब सरफेस वाटर के अंडर में आता है. नाउ you have always heard that we should conserve water, isn't it? तो ये conservation क्यों चाहिए? There are many reasons why we should conserve water. Okay, see, if we do not conserve water, अगर हमें जो पानी मिल रहा है either by rain और फिर जो भी हम surface water use कर रहे हैं, अगर हम उसे conserve नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसे situations आएगा जब हमें rivers या जो सरफेस वाटर है वो अवेलेबल नहीं होगा, या फिर ऐसे टाइम्स होंगे जब हमें रेन भी अवेलेबल नहीं होगी. समर सीजन में हमें रेन्स नहीं मिलते हैं, isn't it? ओनली मानसून में ही रेन्स मिलते हैं. तो तब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पानी नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? अंडरग्राउंड वाटर को निकालेंगे. ओके, तो अगर हम जो पानी हमें पहले रेन से मिलता है उसे हम कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो फिर बाद में जब हमें जरूरत पड़ता है तब हम अंडरग्राउंड से वाटर निकालते हैं. और अगर हम अंडरग्राउंड से वाटर निकालते चले जाएंगे देन क्या होगा? जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल का जो लेवल है वो डिक्रीज होते जाएगा. ओके, अंडरस्टूड? सो इफ वी ओवर एक्सप्लॉइट द अंडरग्राउंड वाटर देन द लेवल ऑफ द वाटर टेबल डिक्रीजेस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस? अगर सरफेस वाटर या फिर रेन वाटर नहीं मिलेगा देन लॉस ऑफ वेजिटेशन होगा, और अगर लॉस ऑफ वेजिटेशन होगा देन ड्रॉट और वैसे सब कंडीशन, ड्रॉट कंडीशंस अराइज होंगे. एंड फर्दरमोर ड्रॉट कंडीशन अराइज होगा मतलब रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके, और रेनफॉल डिक्रीज हुआ देन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ? वाटर टेबल का लेवल डिक्रीज हुआ. ओके, सी, अगर हम पानी कंजर्व नहीं करके रखते हैं और अगर पानी कंजर्व नहीं करते हैं देन पानी नहीं मिलेगा. If that doesn't happen, then irrigation is not possible. Then at that time, loss of vegetation can occur, which can lead to drought. Okay. और अगर ऐसा situation आ गया जब पेड़ पौधे नहीं है, then we will not receive rainfall. If we will not receive rainfall, देन जो वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, कमते जाएगा, क्योंकि जो रेन वाटर आता है वही सॉइल से पर्कुलेट करके नीचे स्टोर होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इरिगेशन में ही हम जो इरिगेट करते हैं लैंड्स को, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स को हम जो इरिगेट करते हैं उसमें ही 90% ऑफ वाटर यूटिलाइज होता है. सो अगर हम वाटर को सेव नहीं करेंगे, हम इरिगेट नहीं कर पाएंगे मतलब एग्रीकल्चर, वेजिटेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज, एज यू नो, डे बाय डे आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, एंड इफ दैट हैपेंस देन वाटर स्कैर्सिटी इज श्योर टू कम, and in that situation if you are not conserving water from today itself then it will create a big problem. Okay, now the next point is, see, you can see that many water bodies are polluted, isn't it? And we are the reason who are responsible. So if we do not conserve the rainwater, if we do not conserve water, then we will not get suitable drinking water and for domestic purposes also. Okay, so these were the reason why we should conserve water. Now till now we discussed the need, that is why should we conserve water. Now we will discuss how can we conserve water. See, from that time I was telling about rainwater. So we have to conserve this rainwater only, isn't it? Now the best method for conserving the rainwater is rainwater harvesting. ओके, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम जो रेन, जब भी रेन होता है उसे हम कलेक्ट करते हैं और एक जगह पे और ऐसी जगह पे स्टोर करते हैं जहां से वाटर लॉस ना हो. ओके, और फिर जब हमें जरूरत पड़ता है तब हम यूज करते हैं, या फिर जो रेन वाटर कलेक्टर है वो हम वो रेन वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने में यूज करते हैं. मतलब कि वो रेन वाटर को अंडरग्राउंड नीचे भेज देते हैं ताकि जो नीचे वाटर लेवल है, वाटर टेबल है, वो जो लेवल है वो बढ़ जाए. ओके, नाउ व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? इट इज कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर इफेक्टिवली
properly and wisely. Understood? Now see conservation practice में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने बताया. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में तीन मेन, if we talk about the mechanism, then there are three. What are they? First one is catchment. कैचमेंट वो एरिया होता है जहाँ पे हम लोग रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं. ओके वो कैचमेंट कुछ भी एरियाज हो सकता है, लाइक रूफ टॉप और द पेवमेंट्स. ओके तो कुछ भी वाइड एरिया जहाँ पे रेन वाटर आके कलेक्ट हो सकता है, वो सब एरिया कैचमेंट होता है. ओके नेक्स्ट इज कंडुइट. कंडुइट आर पाइपलाइंस और चैनल्स which is collected with the catchment and lead to the region where the water is stored. Okay, अब हम rooftop का बात करेंगे, then it would be a pipeline, okay, that's connected to a tank or something like that in which rainwater is stored. Okay, and if you talk about the pavement, then it can be small channels which can lead the water to its destination. Okay, that is conduit. Now the third one is storage facility. Now these storage facility means it's a place where the water is stored. It can be a tank. Okay. Now the fourth one is recharge facility. That is by using this recharge facility we can recharge the groundwater. Understood? तो recharge facilities में हम वो पाइप जो conduit है उसको डायरेक्ट ग्राउंड लेवल तक पहुंचाते हैं. ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म यूज करते हैं. Okay, so it was all about the water harvesting mechanism. Now we will learn why इंडिया में इतना रेनफॉल होने के बावजूद हमें क्यों रेन वाटर को कलेक्ट स्टोर करना पड़ रहा है. सी द रीजन इज दैट इंडिया का जो मानसून का कैरेक्टर है, रेन का कैरेक्टर है, इट्स समथिंग लाइक दिस. सी क्या होता है, जो बारिश होता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होता है. पर ये बहुत कम टाइम में वो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होता है, मतलब कि बहुत जोर से बारिश होता है. ओके बहुत जोर से बारिश बहुत कम टाइम के लिए. तो क्या होता है, जो टाइम लगता है ना कि वो सॉइल से वो पर्कुलेट होके नीचे जाएगा, वो टाइम नहीं मिलता है और सारा वाटर फ्लो हो जाता है. ओके अंडरस्टूड. सो दैट्स द मेन रीजन. द characteristic of Indian rainfall is such that it occurs with high intensities but for a short duration of time, and this time is not enough for the water to percolate deep down the ground and get stored under the ground. Okay, तो ये था रीजन कि क्यों हमें वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ रहा है. ओके अब बहुत सारे जगह पर बहुत सारे टैंक्स बना के वाटर स्टोर करते हैं. बहुत पुराने जमाने से ही वाटर हार्वेस्टिंग का मैकेनिज्म इंडिया में चलते आ रहे हैं. ओके उसको बहुत सारे नाम से भी कहते हैं, कहीं पे उसको फूल कहते हैं और ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाना जाता है. ओके नाउ लेट्स नो द मीन्स ऑफ इरिगेशन. ओके सो आपको पता है कि समर सीजन में हमें सफिशिएंट रेनफॉल नहीं, यदि कुछ सीजन्स में हमें सफिशिएंट रेनफॉल नहीं मिलता है और ड्राई हो जाता है, और इसी वजह से हमें एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन नहीं हो पाता, एग्रीकल्चर का इरिगेशन नहीं हो पाता है. ओके सो उसके लिए हम क्या मेथड फाइंड किए हैं वो हम अभी जानेंगे. ओके मतलब कि क्या क्या मीन्स ऑफ इरिगेशन है. वाटर के अलावा हम कैसे कौन कौन से मीन्स, कौन कौन से तरीकों से हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को हम इरिगेट करते हैं. ओके सो फर्स्ट वन इज वेल. वेल्स आप सब देखे होंगे, आप सब जानते होंगे, isn't it? It's a small hole that is dug. Okay, it's normally about 15 meter. 15 मीटर तक ही ये नॉर्मली डग किया जाता है. ओके तो ये ग्राउंड सरफेस से डग करके हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं और उसे हम लोग डोमेस्टिक पर्पस और एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए यूज करते हैं. ओके नाउ ये जो पानी है, ये जो वाटर है, हम लोग सब सॉइल से डिग करके निकालते हैं. अब ये कौन कौन से एरियाज में ज्यादा प्रेवलेंट है, मतलब ये जो वेल्स है हमें ज्यादातर
नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ पे एलुवियल सॉइल है, जहाँ पे सॉइल थोड़ा फर्टाइल है, वहां पे देखने को मिलता है. क्यों? बिकॉज इन दैट रीजन इट्स इजी टू dig the wells because the soil is soft and there are no much rocks. Okay, अगर ज्यादा rock होगा, rocky region होगा, then it's difficult to dig the well, isn't it? Now, where are these wells seen the most? Like UP, Bihar, West Bengal, and in that regions you can see wells. Okay, that is in the northern regions you can see wells in most हाउसेस इन मोस्ट एरियाज. ओके, और भी बहुत सारी जगह पर होते हैं, बट ये रीजन जो है बहुत आइडियल होता है वेल इरिगेशन के लिए. ओके, पंजाब हरियाणा में भी वेल्स बहुत सारे देखे जाते हैं. नाउ देयर आर मेनी मेथड्स बाय विच वी कैन टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल, दो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. एज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट गोना टीच दोज मेथड्स thoroughly, but just taking the names like Persian well method, lever method, inclined plane method. Okay, these are the three methods that are used widely. Now comes the most important, that is the advantages and disadvantages. This part of each means of irrigation is very important. Okay, because it's damn sure that questions come. What are the advantages? What are the disadvantages of this irrigation, of that irrigation? Okay, so you have to be very clear with that. So the advantage of this chapter is that you have to just understand and apply your logic and then you will get the answer. Okay, अब तक मैं जितना भी समझाई हूँ, I hope that you all are clear about that. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. Okay, now इसका advantage क्या है? See, जो farmers है वो ही mainly well irrigation use करते हैं to irrigate their land, isn't it? Now you all know that Indian farmers are not very rich, so this well irrigation are very cheap for them. That is, it's affordable for them. Okay, so the first advantage is that it's cheap and affordable. That is low cost. Now the second one, see, you all know that oxen are used in agriculture fields, isn't it? Now that same oxen are also used in the wells to take out water. Okay, that is in inclined plane method. If you will read, then you can see that how these oxen are used to take out the water. Okay, so it was the second advantage. Now the third one, see, if they use pump and or if they use tube wells, then they can take out water from great depths. बहुत नीचे से पानी निकाल सकते हैं, तो उससे क्या होगा फायदा? बहुत ज्यादा पानी मिलेगा और उनका एग्रीकल्चरल फील्ड्स को वो बहुत अच्छे से इरिगेट कर पाएगा. एंड इट्स बेटर if they use this method if they have a vast agriculture area, if they have a vast land for agricultural purposes. Okay, so this was the advantages. Now let's come to the disadvantages. क्या क्या कमियां हैं well irrigation में? See, first one, the underground water resource that is present in each place is different. Okay, मतलब कहीं पे अगर कोई कोई जगह पे ग्राउंड के नीचे बहुत पानी रहता है और कोई कोई जगह पे पानी बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है. सो अगर वो ऐसी जगह पे वेल डिग कर लिए जहाँ पे पानी बहुत कम है या फिर पानी है ही नहीं, then it's a big loss for them, isn't it? And also they will not get water for the irrigation purposes. It was the first disadvantage. Now second one, digging wells in hilly regions is very difficult and it's very difficult. Okay, मतलब जहाँ पे रॉकी रीजन्स है, रॉकी टेरेन है, देन वैसे जगह पे वेल डिग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, नाउ द थर्ड वन इज दैट इन समर सीजन दे ड्राई अप. ओके, ऑल्दो पूरा सूखता नहीं है बट स्टिल टू अ ग्रेट एक्सटेंट दे ड्राई अप एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द people to use the water. Okay, this was all about wells. Now we will talk about tube well. Okay, tube well, well का ही modification जैसे हम समझ सकते हैं. ये एक deeper well है. Okay, मतलब well से और थोड़ा deep में इसको खोदा जाता है. Now it's normally 20 to 30 meter.
the depth is normally 20 to 13 meter, whereas of that if we talk about wells it was only 15 meter. Okay, so 20 to 30 meter हम अंडरग्राउंड डेप्थ में जाते हैं और पानी निकाल के लाते हैं. ओके, सो हाउ वी टेक आउट वाटर फ्रॉम दीज डेप्थ्स? बाय यूजिंग पावर ड्रिवन पंप्स. मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल पंप्स जो होते हैं हम उसे यूज करते हैं. ओके, पानी निकालने के लिए. नाउ देयर आर सम आइडियल कंडीशंस इन विच दीज पंप्स कैन बी इन विच दीज ट्यूबवेल्स कैन बी डन. ओके, मतलब कि ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर वो कंडीशंस है देन इट्स गुड आइडिया टू यूज ट्यूबवेल्स. अब वो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटीफुल ग्राउंड वाटर. मतलब कि हमें मतलब कि जो ग्राउंड वाटर है हमें ये जानना जरूरी रहता है कि ग्राउंड में दैट इज अंडरग्राउंड में बहुत वाटर है. सो आइडियल कंडीशन क्या है? अगर हम ऐसी जगह पे ट्यूबवेल खोदते हैं जहां पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा है, देन इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. ओके, सेकंड वन, द सॉइल जहां पे हम लोग खोद रहे हैं, जहां पे हम लोग डिग कर रही है ट्यूबवेल को, वहां का सॉइल जो है सॉफ्ट होना चाहिए और प्लेन एरिया होना चाहिए, लेवल लैंड होना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टीप है या फिर ऐसे रीजन्स में ट्यूबवेल्स डिग करना पॉसिबल नहीं होता है. द थर्ड वन, इफ वी हैव अ लार्ज, मैंने पहले ही कहा था जब हम वेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अगर हमें एक बहुत लार्ज एरिया इरिगेट करना है, एग्रीकल्चरल फील्ड हमारा जो है बहुत ज्यादा वास्ट है, then in that case it's a very good idea to use tube wells. Okay, because if we use tube wells then we can get more and more water and we can irrigate the whole area within few time. Okay, then the next one is availability of regular cheap electricity. Yes, अब ट्यूब वेल्स जो है मैंने पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रिकल पंप से चलाते हैं, यूज करते हैं, isn't it? That is, electrical pumps are used to take out water from the tube wells. तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. एंड फॉर द फार्मर्स, टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी रेगुलर एंड चीप. रेगुलर मतलब हमेशा हमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना चाहिए और चीप होना चाहिए. ज्यादा कॉस्टली होने से इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू यूज. ओके, सो दिस वाज द regions or these were the condition which are suitable for digging tube wells. Now, in which regions they are normally used? They are normally used in Punjab and Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh. Okay. Now, what are the advantages? See, the first advantage is that it is an independent source. Independent source का मतलब क्या है? It means that we do not have to depend on the rainfall, because you know digging at such depths, such high depths means there is water, there is plentiful of water. तो हमें रेन के ऊपर, प्रेसिपिटेशन के ऊपर हमारे फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है. Like in West, in summer season it used to dry up, isn't it? But here that does not occur. So it's an independent source. Okay. The second one is that clean water is available. Okay. As we are taking out water from great depths, therefore the water that is available to us is clean. The next one is, by the use of pumps we can irrigate large areas and that too within short span of time. Isn't it? हम pump use कर रहे हैं, thus it's become very easy to irrigate large areas. मतलब कि इधर हम लोग का टाइम भी कंजर्व हो जा रहा है. द फिफ्थ वन इज पेरेनियल. दैट इज द ट्यूब वेल्स आर पेरेनियल. ओके, व्हाई इट्स पेरेनियल? बिकॉज ये हम ड्रिल करते हैं परमानेंट वाटर टेबल लेवल तक, जहां पे वाटर कभी सूखेगा नहीं या फिर कभी खत्म नहीं होगा, वैसे हम वाटर टेबल लेवल तक इसे डिग करते हैं. देयरफॉर ये पेरेनियल है और हमें हमेशा पानी मिलते रहेगा. ओके, सो दिस वर ऑल अबाउट द एडवांटेजेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? ओके, क्योंकि यू नो फॉर एवरीथिंग देयर इज एडवांटेज डिसएडवांटेज.
सो इधर भी कुछ डिसएडवांटेज है. सो लेट्स सी व्हाट आर दे. सी इफ वी यूज इट एक्सेसिवली, बहुत हम पानी यूज कर रहे हैं, ट्यूबवेल से निकालकर हम बहुत पानी अगर यूज करते जाएंगे, देन इट कैन डिप्लीट, दैट इज द वाटर लेवल कैन डिक्रीज. ओके, नाउ if we dig a tube well and unfortunately if the water is brackish, that is salty and not suitable for drinking, then it's a big loss on our part, isn't it? That is, it's useless if the water is brackish. Now the next one is expensive. Why expensive? Because we need continuous supply of electricity. Okay, now the next means of irrigation is about canals. That is, we are going to talk about canal irrigation. मतलब कि कैनल यूज करके, कनाल से हम कैसे, या फिर कनाल क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, हम कैसे इरिगेट करते हैं, वो सब के बारे में हम सीखेंगे. ओके, अब कैनल्स भी दो तरह के होते हैं. ओके, कैनल्स आर ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर दे? Inundation canal and perennial canal. अब डिफरेंशिएशन इसमें बेस करके आने का चांसेस बहुत हाई होता है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर दीज टू टाइप्स ऑफ कैनल्स, इनंडेशन कैनल एंड पेरिनियल कैनल. इनंडेशन कैनल जो है वो नॉर्मली बनाया जाता है जो रिवर का लेवल है उसके थोड़े ऊपर से इनंडेशन कैनल बनाया जाता है. पेरिनियल कैनल, ये पेरिनियल कैनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले डैम्स या बैरेजेस बनाते हैं, और यही स्टोर्ड वाटर, डैम्स में स्टोर्ड वाटर होता है, आप जानते हैं, तो वही डैम्स में से ये पेरिनियल कैनल को वाटर मिलता है. बट इनंडेशन कैनल के केस में ऐसा नहीं होता. इनंडेशन कैनल के केस में क्या होता है? एज आई सेड, इट्स द लेवल ऑफ कैनल इज अबव दैट ऑफ द वाटर लेवल फ्रॉम रिवर्स और फ्रॉम एनी अदर सरफेस वाटर फ्रॉम रिवर्स. ओके, तो क्या होगा? हमेशा पानी नहीं मिलेगा. कब पानी मिलेगा? जब रेनफॉल होता है, दैट इज ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब पानी, when water overflows, then it reaches to this level, isn't it? Then water flows through inundation canal. Okay, तो ये जो इनंडेशन कैनल है ये मेनली बनाया जाता है फ्लड्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि एक्सेसिव वाटर जो है वो कैनल के थ्रू जहाँ पे पानी का जरूरत है वहां तक पहुंच जाता है और पूरा स्प्रेड होके फ्लड में रिजल्ट नहीं करता. ओके, तो ये है इनंडेशन कैनल और ये है पेरिनियल कैनल. अब इनंडेशन कैनल पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इससे हमें पानी हमेशा नहीं मिलता. व्हाई? बिकॉज एज इट्स मेड just above the river water level, therefore only during the rainy season when there is floods, at that time only we can get water. But talking about perennial canal, as these canals are taken out from the dams or barrages, therefore water is always available. Okay, so we cannot get water always, but we can get water always from the perennial canals. Okay, so I hope that you all have got 2 points of differentiation from what I have explained now. Okay, so they remain operational only during the time of floods. Okay, but here it's operational whole throughout the year, and we can irrigate our lands. Okay, now there are many canals mentioned in your book. So you have to go through their names and where they are present. For now, I'm just telling about Bhakra Canal, which is in Punjab, and Indira Gandhi Canal, which is in Rajasthan. Bikaner Canal is also in Rajasthan. With these canals, Rajasthan has been able to support agriculture. Okay, with the help of these canals. What are they? Indira Gandhi Canal and Bikaner Canal. Now, what are the advantages and disadvantages? First of all, we will talk about advantages. इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? Okay, see, it's very helpful to tackle the
रेनफॉल डेफिशिएंसी, मतलब कि अगर कम बारिश होता है then also these perennial canals can provide water for irrigating the lands. The second one is in arid areas it's supporting good agricultural harvest. As I said, in Rajasthan with the help of the Indira Gandhi Canal and Bikaner Canal they are able to support agriculture. Okay, मतलब even if वो जगह में रेनफॉल बहुत कम है, पानी का अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बट स्टिल कैनल की हेल्प से वो एग्रीकल्चर को फ्लरिश कर पा रहे हैं अपने एरियाज में. ओके, सो इन एरिड एरियाज इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. नाउ द नेक्स्ट वन, सी with the help of these canals Punjab and Haryana have developed a lot in agriculture and therefore they have become the granary of our country, isn't it? And they have played an immense role in green revolution. I hope that you all know about green revolution. Okay, that is using HYV seeds to get higher production. Okay, that is high yielding variety seeds. High yielding variety seeds to get good production and to decrease the deficiency of food grains in our country. This revolution was started and it got a boost with the help of these canals in Punjab and Haryana. Okay, now in Tamil Nadu also, you know that what happens in Tamil Nadu only during they receive winter rainfall, isn't it? So during the rest of the time they can get water supplies through these canals. So this was all about the advantages. Now let's see what are the disadvantages. See, the water table is few feet below the ground. As a result, what happens? The alkaline salts come to the surface. जो वाटर टेबल का लेवल होता है वो बस बहुत कम फीट रहता है ग्राउंड से. तो क्या होता है, जो एल्काइन सॉल्ट्स है, जो सॉल्ट्स है वो ऊपर आ जाता है. ऊपर आ गया मतलब जो वाटर है वो अनसुटेबल फॉर यूटिलाइजेशन हो जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वाटर लॉगिंग ऑकर्स. ओके, वाटर लॉगिंग मतलब वाटर एक जगह पे जम के रह जाता है. तो अगर वैसा होता है then the soil becomes unsuitable for cultivation. Understood? The next one is, see, as water logging occurs. Water logging मतलब वाटर पूरा जम के रह जाता है. अगर पानी जम के रह जाता है then जो एबिलिटी होता है सॉइल का वाटर को एब्जॉर्ब करने का वो बहुत कम हो जाता है. ओके, देन अगर ये जो एबिलिटी है कम हो गया देन क्या होगा, क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे. ओके, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर में सारा क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करता है, इजंट इट? तो वैसे क्रॉप्स सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. और इवन हाउसेस और जो कुछ स्टोर अगर कहीं में फूड ग्रेन सब स्टोर करके रख दिया जाता है देन वो भी उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा. ओके, सो दिस वर द two disadvantages of canals. Now we will talk about tanks. Okay, तो tanks क्या होता है? ये बस small bunds of earth होता है जहाँ पे हम लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं. मतलब कि bund of earth मतलब ऐसे एक एरिया जहाँ पे वाटर स्टोर करने का फैसिलिटी हो. ओके, तो ये होता है tanks. See, it's a small bund of earth across a stream to store water which is then led through narrow channels to cultivated fields. Okay, मतलब ऐसे एक एरिया जहाँ पे हम लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ता नहीं देन वो टैंक से नैरो चैनल्स बनाया जाता है और ये नैरो चैनल्स जो पानी स्टोर करके रखा जाता है वो पानी को कल्टिवेटेड लैंड्स में भेजता है. ओके, thus it's helpful for cultivation. Understood? Now, see, what are the conditions? Or, okay, before coming to that, see, these tanks are mostly seen in the peninsular region, that is in the South India. Now, why that so? Because
द रिवर्स दैट आर इन साउथ इंडिया आर नॉट स्नो फेड. मतलब कि स्नो फेड नहीं है, मतलब उनका जो वाटर सोर्स है वो स्नो नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट गंगा और यमुना, दैट आर द Yamuna, as you know, is a tributary of Ganga. So Ganga is the main river. If you talk about them, then their water source, they are snow fed. क्योंकि जो गंगा में जो पानी आता है वो गंगोत्री ग्लेशियर मेल्ट होके आ रहा है. Okay, so it's snow fed. But if you talk about the rivers that are in the south, like Narmada और Krishna, Godavari, they are not snow fed and they are rain fed. मतलब उसमें जो पानी होता है वो बारिश की वजह से होती है. प्रेसिपिटेशन जो होता है उसमें प्रेसिपिटेशन के वजह से पानी स्टोर होके रिवर में फ्लो करता है. अंडरस्टूड? therefore it is rain fed. तो रेन फेड होने का प्रॉब्लम क्या है? समर सीजन में एज यू नो रेन डज नॉट ऑकर. ओके, मतलब कि जो सब सीजन में या फिर जो सब टाइम में रेन नहीं होता है वो सब टाइम में ये रिवर्स ड्राई हो जाता है. ऑलमोस्ट पूरा तो ड्राई नहीं होता, बट स्टिल टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्राई हो जाता है. ड्राई हो जाता है मतलब पानी नहीं मिलता है लोगों को, isn't it? So in this situation, with the help of tanks, people and agriculture are able to survive. Understood? So it was the first one. Next, what's that? Stream water in yes, I have as we have talked about rivers, the same situation also lie for stream. That is, there the water in rainy streams have water in rainy season, whereas it dry after the rain stops. Okay. Now, the third most important reason is that this region have hard rocks. मतलब कि ये जो रीजन है यहाँ पे रॉकी टेरेन है, मतलब बहुत रॉकी रीजन है. ओके, तो रॉकी रीजन होने की वजह से हम वेल्स नहीं डिग कर सकते. ओके, दैट इज वी कैन नॉट डिग वेल्स. एज यू नो, वेल्स डिग करने के लिए हमें सॉफ्ट सॉइल और लेवल सॉइल का जरूरत रहता है. बट इधर रॉकी टेरेन में बहुत ज्यादा रॉक्स है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डिग वेल्स. सो द ओनली अल्टरनेटिव फॉर दैम इज टैंक्स. और फर्दरमोर, द नेक्स्ट वन इज दैट यहाँ पे नो नॉट द नेक्स्ट वन, द पॉइंट इज इंक्लूडेड इन दिस ओनली. रॉकी टेरेन है मतलब बहुत सारे होल्स है. होल्स मतलब डिप्रेशन है जहाँ पे वाटर स्टोर कर जहाँ पे वाटर हम स्टोर कर सकते हैं. सो दीज डिप्रेशन आर देन टर्न्ड टू टैंक्स एंड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिक पर्पसेस. ओके, सो दीज आर द रीजंस व्हाई the peninsular region or the South India has more tanks or is dependent on tanks. So it's a very important point. It's a very important question. Okay, so remember it. Now, हम कौन-कौन से एरियाज में हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान. तो ये सब रीजन्स में भी टैंक इरिगेशन देखा जा सकता है. Now, what are the advantages? See, it's very useful for rocky plateaus. Okay, you know Deccan Plateau is in South India. So वैसे सब regions में ये बहुत useful होता है. Then next, as wells, canals are not, tube wells are not possible in this region. As wells and canals are not possible in this region. Therefore, tanks are the only source of irrigation. Then next one, they, with the help of tanks, we are able to store and use rainwater. Okay, that is, we are conserving water. Okay, next we will talk about disadvantages. Tanks का क्या क्या disadvantage है? Okay, as you know, इसमें भी कुछ disadvantage है. क्या है वो? अगर आप थोड़ा सोचेंगे ना तो फिर ये points को बहुत अच्छे समझ पाएंगे. See, tanks में क्या है? वाटर स्टोर होके रहता है. So as a result क्या होता है? सिल्ट जो है वो जमा हो जाता है. ओके, सो दे इट्स अ रिक्वायरमेंट दैट दिस सिल्ट शुड बी रिमूव्ड अगेन एंड अगेन. ये है फर्स्ट डिसएडवांटेज. नेक्स्ट, अगर मानसून नहीं है तो वो ड्राई अप हो जाता है. ऑल्दो पूरा जल्दी ड्राई अप नहीं होता है, बहुत सपोर्ट करता है, बट स्टिल अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मानसून रेनी या फिर रेन नहीं हुआ, देन ग्रेजुअली इट ड्राइज अप.
Okay. Next, it's not a dependable source, as you know, because it's also dependent on rainwater. Okay. Next one, जो टैंक्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, मतलब वो बहुत लार्ज एरिया में टैंक बनाया जाता है, बट जो डेप्थ रहता है वो ज्यादा नहीं होता. इट मीन्स दे आर शैलो. लार्ज एरिया एंड शैलो मतलब कि इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है. इट मीन्स पानी जो है जल्दी ड्राई अप हो जाता है. ओके. नेक्स्ट वन, the construction of these dams or making of these dams itself utilizes large fertile areas. मतलब कि बहुत एक्सटेंडेड एरियाज में, बहुत सारे वास्ट एरियाज में ये टैंक्स बने हैं. इट मीन्स दैट वो सब फर्टाइल एरियाज को हम क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं. अंडरस्टूड? सो दीज वर द disadvantages. So till now what we discussed was all about the conventional sources of irrigation. मतलब कि जो बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहा है, हम लोग ये जो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है, वेल्स, कैनल्स, टैंक्स, ये सब हम बहुत जमानों से यूज करते आ रहे हैं. अब इन सब का कुछ डिसएडवांटेजेस है. ओके, सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. फर्स्ट, see, much water is not utilized properly. It's the first disadvantage. Now see, crops are subjected to cyclic changes of flooding and water stress situation. इसका मतलब क्या है? मतलब कि जब पानी रहता है तब बहुत पानी मिलता है, और जब पानी नहीं रहता है तब बहुत कम पानी मिलता है. मतलब कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होता है, and therefore crops are not able to grow properly or to absorb the water, utilize water properly. अगर हम ज्यादा पानी दे देंगे then also it's harmful for the plant, और अगर हम कम पानी देंगे then also it's harmful for the plants. Okay, therefore crops are subject to cyclic changes. कभी एक है तो कभी और एक होता है. Next, the fields that are lying in low areas. मतलब जो low lying areas में जो fields है, थोड़ा जहाँ से पानी आ रहा है वहां से अगर थोड़ा नीचे है fields, देन क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, मतलब वाटर जम जाता है. और अगर वाटर जम गया देन जो सॉइल है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता, और उसका जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कम जाता है. ओके, देन नेक्स्ट, जो हमारा कल्टीवेशन के लिए एरिया हम जो यूज करते हैं उनमें से 10 to 15% जो लैंड है वो बस ये चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में ही निकल जाता है. ओके, so if we find out some other techniques, then we can save that land also and utilize it for irrigation. Sorry, utilize it for agriculture. Okay, next one, कोई रीजन्स में सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाता है. ओके, वाटर लॉगिंग की वजह से या और कुछ वाटर लॉगिंग की वजह से ही सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाता है एरियाज में. और अगर सॉल्ट एक्यूमुलेट हो गया देन नो कल्टीवेशन कैन ऑकर. ओके, तो अगर ये सब डिसएडवांटेजेस है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, देन वी शुड हैव सम रेमेडी आल्सो, सम सॉल्यूशन आल्सो, इजंट इट? सो वो सॉल्यूशन है मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन. सो मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन में स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, वो सब आता है. सो वी विल डिस्कस देम. ओके ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फुरो इरिगेशन से. सो मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन में हम पहला स्टार्ट करेंगे फुरो इरिगेशन. इसमें क्या होता है, पहले जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें क्या होता है, जस्ट वाटर सोर्स है उसको पूरा फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, मतलब पूरा फील्ड में भेज देते थे, जिससे सारे क्रॉप्स को मिल जाएगा पानी. बट इसमें ऐसा नहीं होता. फुरो इरिगेशन में पूरा नैरो फुरोज डिग करते हैं. क्रॉप की जो रोज होता है उसके बीच बीच में से नैरो फुरोज डिग करते हैं, और ये फुरोज में वाटर को डायरेक्ट कर दिया जाता है. तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, कम पानी यूज होता है और सारे क्रॉप्स को अच्छे से पानी मिलता है. एंड फर्दर मोर जो फुरोज का डायमेंशन है, सारे फुरोज का डायमेंशन एक ही जैसा होता है. तो इससे क्या फायदा है कि सारे प्लांट्स को एक ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर
मिलता है. ओके, सो इट वाज अबाउट द फुरो इरिगेशन. नाउ ये इरिगेशन वहां पे बहुत ऐसी जगह पे बहुत फ्रूटफुल है जहाँ पे वाटर बहुत इजीली अवेलेबल है. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्प्रे इरिगेशन. तो स्प्रे इरिगेशन में क्या होता है, एक लॉन्ग होस होता है जो वाटर सोर्स पे सेट किया जाता है और एक जगह से वाटर सोर्स ओपन होगा और थ्रू दैट होस एक पाइप कनेक्टेड रहता है और थ्रू दैट उससे और एक जगह से स्प्रे जैसा कुछ मैकेनिज्म रहता है और मतलब कि जो टॉप में रहेगा उसमें होल्स होगी तो स्प्रे जैसा इफेक्ट आएगा और पूरे एरियाज को हम वाटर स्प्रे कर सकते हैं. ओके, तो जो स्प्रे इरिगेशन है ये इसका जो मैकेनिज्म है, जो चीजें हैं वो सब बहुत एक्सपेंसिव होता है. ओके, एंड फर्दरमोर पर देयर इज अ फैक्ट दैट इट यूटिलाइजेस वाटर वेरी एफिशिएंटली, मतलब कि वाटर वेस्ट नहीं होता. ओके, पर थोड़ा से वाटर इवेपोरेशन की वजह से वेस्ट हो जाता है. पर अगर हम एक्सेसिव ओवर वाटरिंग कर देंगे देन ऑल्सो इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ड्रिप इरिगेशन. ओके, ड्रिप इरिगेशन. सो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में जो ग्लूकोज जो पेशेंट के वेन्स में ग्लूकोज जो पेशेंट को दिया जाता है उसमें कैसे आता है, बाय ड्रॉप आता है कि नहीं, इजंट इट? ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज पेशेंट को सप्लाई होता है, इजंट इट? ड्रॉप बाय ड्रॉप, दैट इज ड्रिप. इन द सेम वे हियर ऑल्सो इन ड्रिप इरिगेशन ऑल्सो पाइप्स जो है, जो भी ये नॉर्मली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इससे हम सप्लाई करते हैं वाटर. तो क्या होता है, जो रूट जहाँ पे रहता है वही लाइंस में पाइप लगाया जाता है, जहाँ पे रूट है उसके पास में ही पाइप्स लगाया जाता है और ये परफोरेटेड पाइप्स रहता है, मतलब कि पाइप्स में होल्स रहता है. ओके, स्मॉल होल्स रहते हैं जिसके थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ये रूट्स के पास में आ सकेगा. ओके, तो इससे क्या होता है, वाटर यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत कम होगा, प्लस वाटर यूटिलाइजेशन एफिशिएंट होगा. इट्स द मोस्ट एफिशिएंट मेथड. ओके, तो ये था ड्रिप इरिगेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज, हाँ, इसमें इवेपोरेशन का जो चांसेस है वो बहुत कम रहता है और वाटर लॉस का चांसेस भी बहुत कम रहता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्प्रिंकलर इरिगेशन. इसमें हर एक प्लान में स्प्रिंकल ओवरहेड इरिगेशन भी से कहते हैं, वाटर स्प्रिंकल कर दिया जाता है. अब इसका एडवांटेज क्या है? फर्स्ट, देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर बाय सीपेज. सीपेज मतलब सॉइल में कुछ वाटर वेस्ट होके परकुलेट करके नीचे नहीं जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट, देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन. वाटर इवेपोरेट भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग डायरेक्टली वो प्लांट को दे रहे हैं पानी. ओके, नेक्स्ट वन इज disadvantages of sprinkler irrigation. See, the disadvantage is that all these modern methods are expensive. If we accept the furrow irrigation, it's not much expensive, but rest all are, be it spray irrigation or sprinkler or drip, all these are expensive. Okay, so in the case of sprinkler irrigation also, it's an expensive method. Understood? And the third is one is that it is used for crops which require less water. That is, it can be used for only those crops which require less water. We cannot use this method for rice or wheat because they require standing water and more amount of water, isn't it? So, finally, we come to the end of this chapter, water resources. I hope that you found this one-shot video useful. And I will be coming soon with the next one-shot video. Okay, so till then, stay tuned and bye-bye. Keep studying.